नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। देखिए, आज है 17 मई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग जो है उन प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न हमने आपसे जो है विगत वीडियो में पूछा था। प्रश्न हमारा क्या था? पिछले वीडियो का प्रश्न हमारा था कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, जो कि बहुत ही आसान है और मैंने कहा था कि आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। काफी लोगों ने उत्तर दिया था, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये संख्या जो है कमेंट करने की बढ़नी चाहिए और साथ ही साथ में वीडियो को शेयर करना भी आपको आना चाहिए। यानी कि आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दे ताकि हर प्रतियोगी छात्र तक यह वीडियो पहुंचे और उसको इसका लाभ मिल सके। ठीक, खैर, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विष्णु शर्मा जी है जो हैं वो पंचतंत्र के क्या हैं? लेखक हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फटाफट अपने टॉपिक पर, अर्थात आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर्स है वो क्या है। तो पहला करंट अफेयर्स हमारा है कि हाल ही में गाजा के मिस्र सीमा पर स्थित शहर रफाह में इजरायली हमले में किस भारतीय सैन्य अधिकारी की अभी हाल ही में मौत हो गई है? ये इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में। इजराइल चर्चा में रहता है कई बार और जिस तरीके से उसका युद्ध चल रहा है, ठीक है, ये अपने आप में जो है महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो किस सैन्य अधिकारी की मौत हो गई है अभी हाल ही में? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए वैभव अनिल काले या वैभव सिंह, ठीक है, या फिर अमरजीत प्रताप, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुलवीर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वैभव अनिल काले, जो कि भारतीय सेना में कर्नल की रैंक पे थे शायद, और इसके अलावा जो है ये रिटायर हो चुके थे और बाद में फिर जो है इन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। कहां पर ज्वाइन की थी, आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं डिटेल्स में। तो हाल ही में गाजा के मिस्र सीमा पर स्थित शहर रफाह में इजरायली हमले में भारतीय सैन्य अधिकारी वैभव अनिल काले की क्या हो गई है? मौत हो गई है। एक बात। दूसरा, अनिल काले भारतीय सेना से रिटायर्ड हो चुके थे, ठीक है, और रिटायर होने के बाद ये कहीं और पर सेवा दे रहे थे। कहां पर दे रहे थे? देखिए, इसके बाद वह संयुक्त राष्ट्र में सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के रूप में क्या थे? तैनात थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ही जो है वो क्या कहते हैं, वो उनकी मौत हो गई। यानी कि फिर क्या हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो एंटोनियो गुतेरस हैं, इन्होंने इस मामले पर दुख जताया है। अब एक प्रश्न इस पर यहां और बनता है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? तो आपको तुरंत उत्तर देना है एंटोनियो गुतेरस। और यह प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछता है। ठीक है, जितने भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं उनके अध्यक्षों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना क्या कब हुई थी, उसका मुख्यालय कहां पर, यानी कि उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, और उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो ये टास्क है आप लोगों के लिए। मैंने एक दिन ये टास्क आपको और दिया था, अगर आपने नहीं किया हो तो आज से कर लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय जितनी संस्थाएं होती हैं उनके अध्यक्ष, हेडक्वार्टर, कार्य के बारे में, और साथ ही साथ में जो भारतीय संस्थाएं हैं जैसे इसरो वगैरह होगा, डीआरडीओ वगैरह हो गया, इनके बारे में भी आपको डिटेल्स में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भीष्म निम्नलिखित में किसकी पहल से बनाया गया है? बताइए आप लोग। न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारतीय वायुसेना ने बनाया है इसे, या फिर इसरो ने, या फिर डीआरडीओ ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शंस बताइए आप लोग क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा भारतीय वायुसेना के द्वारा पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल जो है भीष्म बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि पैराशूट के माध्यम से अस्पताल जो है जहां पर समस्या पैदा होती है, ये पैराशूट के माध्यम से जो है जो पोर्टेबल अस्पताल होता है, अगर माना कि यहां पर कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, पैराशूट के माध्यम से इसको यहां पर लाया जाएगा, लोगों को यहां पर क्या किया जाएगा? इलाज किया जाएगा, और बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही जल्दी। कई बार क्या होता है कि जो क्या कहते हैं, जब आपदा आती है, जो लोग प्रभावित होते हैं उनको चिकित्सा सुविधा ठीक ढंग से मुहैया नहीं कराई जा सकती है। गाड़ियां आने में लेट लग जाती है, एम्बुलेंस आने में लेट लग जाता है, या कई अन्य प्रकार की समस्या हो जाती हैं। लेकिन जो ये पोर्टेबल जो आपका अस्पताल बनाया गया है भीष्म, जिसको हम लोग कहते हैं, ये वायुसेना ने बनाया है और इससे जो है बहुत तीव्र गति से चिकित्सा सुविधा जो है मुहैया कराई जा सकेगी। यानी कि आपदा में इसका बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये अपने आप में एक अच्छी जो है अभूतपूर्व पहल है, या यूं कह लीजिए अपने आप में जो है क्या कहते हैं, बहुत अच्छी चीज वायुसेना के द्वारा की गई है। ओके, चलिए, यही व्याख्या में दे रखा है
कि देश का पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भीष्म वायुसेना की पहल से बना है और इसका प्रयोग आपदा के समय लोगों को आसानी से चिकित्सा मुहैया कराया जा सकेगा। तो ये अपने आप में जो है एक क्रांतिकारी कदम भी साबित होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जब कोई आपदा आती है, तो आपदा जब आती है तो कई बार चिकित्सा प्रॉपर तरीके से समय पर नहीं मिल पाने के कारण लोग जो है काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, कई बार लोग मौत के जो है मुंह में चले जाते हैं। तो अगर इस तरीके से सुविधाएं जो है की जा रही हैं तो निश्चित तौर पर यह जो है अपने आप में क्रांतिकारी कदम होगा। अब अगर हम लोग बात आपदा की करते हैं, ठीक है, किसकी, आपदा की, ठीक है, तो आपदा प्रबंधन जो टॉपिक है आपका ना, आपदा प्रबंधन, ये दरअसल आपका जीएस 3rd में आपका आपदा प्रबंधन है। और आपदा प्रबंधन को किस प्रकार से मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, आपदा को किस प्रकार से रोक सकते हैं, ठीक है, आपदा प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, क्या कुछ रूल और रेगुलेशन है, ये आपको डिटेल्स में पढ़ना है। ये आपका टास्क है, डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक को पढ़ना आपका, ठीक है, इस टास्क को कंप्लीट करिएगा आप लोग। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं आपको कि करंट अफेयर्स पढ़ाते समय जो जो मैं टॉपिक में आपको बोला करूं, प्लीज आप लोग उसको करने की कोशिश जरूर किया करिएगा। करंट अफेयर्स अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ही आप निर्भर मत हुआ करिए कि जो ऑब्जेक्टिव पूछा है बस उस टॉपिक से संबंधित क्या कुछ टॉपिक और बन रहे हैं, और तुरंत करंट पढ़ते समय स्टैटिक पोर्शन को आप डिटेल्स में देख लिया करिएगा। इससे आपकी पेपर 2nd, पेपर 3rd या पेपर 5th, 6th में जो भी करंट की चीजें होंगी वो आपके साथ साथ में रेडी होती चलेंगी डेली। अगर आपने 1 घंटा इस पर दे दिया, यानी कि 20-22 मिनट का हमारा वीडियो प्लस आधे पौने घंटे आपने टॉपिक को देख लिया, 1-1.25 घंटे के अंदर आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी और प्री परीक्षा की तैयारी आपकी बहुत बेहतर ढंग से होती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्या है ऑप्शन नंबर ए, 100वां जो है स्थापना दिवस, या फिर 150वां, या फिर 200वां, या फिर 250वां। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 250वां स्थापना दिवस जो है ये मना रहा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, यानी कि जिसको हम लोग एमडीएल बोलते हैं, 14 मई 2024 को, डेट याद रखिएगा, क्या 14 मई 2024 को अपना 250वां स्थापना दिवस मना रहा है। और यह दरअसल रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक सार्वजनिक उपक्रम है। तो पूछ सकता है कि ये जो डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है ये किस मंत्रालय के तहत आता है? तो तुरंत आपको उत्तर देना है, रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। और ये क्या काम करता है? ये भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों, पनडुब्बियों आदि का निर्माण करता है, और इसके अलावा और कई अन्य कार्य इसके होते हैं। डिटेल्स में इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा। तो परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि इसका कार्य क्या है, ये किस मंत्रालय के तहत आता है, और इस वर्ष कौन सा अपना स्थापना दिवस मना रहा है और किस डेट को मना रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? इस पर जो है हमने आर्टिकल कराया था, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न थे वो भी हमने आपको कराया था। तो अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 12 मई, ऑप्शन नंबर बी 13 मई, ऑप्शन नंबर सी 15 मई, या फिर ऑप्शन नंबर डी 20 मई। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर सही जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 15 मई को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। और अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस किसकी पहल पर मनाया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र की पहल पर, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र। ठीक, और पहली बार इसे कब मनाया गया था? 1994, अर्थात 1994 में इसे पहली बार मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। और थीम की अगर बात करते हैं तो थीम क्या थी इसकी? आइए हम लोग इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। हालांकि इसकी थीम थी परिवार और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, चलिए व्याख्या के अंतर्गत वही पॉइंट लिखा है जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष 15 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 9 दिसंबर 1989, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के 9 दिसंबर 1989 के प्रस्ताव के द्वारा 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और फर्स्ट टाइम इसे फिर 1994 यानी कि वर्ष 1994 में से मनाया गया। और थीम जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थीम क्या है? थीम है आपकी परिवार और जलवायु परिवर्तन। एक बात ध्यान रखिएगा कि परिवार और जलवायु परिवर्तन ये आपका कई जगहों पर आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। परिवार और जलवायु परिवर्तन सीधे तौर पर इससे ऐसे लिखने के लिए यहां पर आ सकता है, यानी कि निबंध, कि
परिवार और जलवायु परिवर्तन में क्या कुछ संबंध है। तो आपको पता होगा कि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन होने से क्या हो रहा है, जो कहीं ना कहीं जो कृषि जो व्यवस्था है वो चरमरा रही है, अर्थात जो एग्रीकल्चर लैंड है आपकी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है, अर्थात उसकी उत्पादक क्षमता क्या हो रही है, कम हो रही है। और ऐसी स्थिति में जो है लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हो रही है, बहुत ही कमजोर हो रही है, और लोग अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है, कहीं ना कहीं जो फैमिली होती है, परिवार जो होता है, क्या होता है, ब्रेक होता है, टूटता है। अर्थात जो परिवार पहले संयुक्त थे अब क्या हो रहे हैं, एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं, और एकल परिवार की तरफ बढ़ने से जो लोगों में मूल्यों में कमी आती है, वैल्यूज में कमी आती है, क्योंकि परिवार के माध्यम से ही जो है क्या कहीं ना कहीं क्या होता है, मूल्यों का विकास होता है। इस पर ऑलरेडी हमने डिटेल्स में जो है आर्टिकल्स कराया हुआ है, यूट्यूब पर वो चीज पड़ी हुई है, आप लोग डिटेल्स में इस आर्टिकल्स को देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, क्रांतिकारी सुखदेव जी का जन्म कब हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 15 मई 1907, या फिर ऑप्शन नंबर बी 20 मई 1907, या फिर 2 जून 1902, या फिर ऑप्शन नंबर डी 25 जून 1904। इसका सही उत्तर क्या होगा, जीएस का क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि अभी चर्चा में है तो इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 15 मई 1907 को क्रांतिकारी सुखदेव जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आइए देखते हैं डिटेल्स में इनकी व्याख्या। तो क्रांतिकारी सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब प्रांत के कहां पर हुआ था, लुधियाना में हुआ था। ठीक, इसके अलावा वर्ष 1928 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जी के जो है अंडर में क्या हुआ था कि एक विरोध, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया था। लेकिन उस विरोध प्रदर्शन में क्या हुआ था, जो अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स था, कौन, सैंडर्स, अंग्रेज अधिकारी कौन था, सैंडर्स। इस अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स ने क्या किया था, लाठी चार्ज करवा दिया था, और लाला लाजपत राय जी घायल हो गए थे, और बाद में लाला लाजपत राय जी की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। और बाद में फिर सुखदेव और बाकी अन्य क्रांतिकारियों ने क्या किया था कि सैंडर्स की हत्या कर दी थी लाला लाजपत राय जी के मौत के विरोध में, ध्यान रखिएगा। और फिर बाद में सुखदेव, राजगुरु को और क्या हुआ था, फांसी दे दी गई थी 3 लोगों को। ठीक है, क्या हुआ था, जिसमें अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स के आदेश पर विरोध प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय जी घायल हो गए थे, और बाद में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आइए देखते हैं डिटेल्स में आगे। फिर सुखदेव जी द्वारा फिर क्या हुआ था कि सैंडर्स की गोली मारकर के उन्होंने फिर हत्या कर दी थी, जिसके बदले में देखिए ध्यान रखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 3 लोगों को 23 मार्च 1931 यानी कि 23 मार्च 1931 को क्या कर दी गई थी, फांसी की सजा जो है दे दी गई थी, ध्यान रखिएगा। तो ये अपने आप में जो है बहुत क्या कहते हैं, दुख वाली बात थी उस समय। और आपको बता दूं कि लाला लाजपत राय, सुखदेव, राजगुरु ये सभी जो है कौन थे, ये डीएवी के पढ़े हुए स्टूडेंट्स थे, यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक जो स्कूल्स पहले होते थे, विद्यालय, जो कि आर्य समाज के हुआ करते थे। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती के क्या थे, सभी लोग जो है आर्य समाज के क्या थे, ये आर्य समाज को मानने वाले लोग थे, आर्य समाज को। ठीक है, और दूसरा लाला लाजपत राय जो थे, लाला लाजपत राय ने, ठीक है सॉरी, ठीक है, देखो लाजपत राय जी ने पीएनबी की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा, किसकी, पीएनबी की। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछता है कई बार। और एक संस्था और थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसकी स्थापना भी जो है किसने की थी, लाला लाजपत राय जी ने की थी। तो ये भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, ठीक है, अशफाक उल्लाह खां हो गए, ये सभी साथ में काम करते थे, और ये गरम दल के नेताओं में कहीं ना कहीं आते थे। और आर्य समाज के जो है संस्थापक जो दयानंद सरस्वती जी थे, उनके अनुयायी थे ये लोग। और इन्होंने बहुत ही कम समय में देश में जो है क्रांति की जो ज्वाला भरने का काम किया था। आपके जीएस में प्रश्न पूछता है मुख्य परीक्षा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की स्वतंत्रता के बाद प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद जी को, या फिर बी गणेश वासुदेव मावलंकर जी को, या फिर पटेल जी को, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोगों ने कई बार इसको अपने एग्जाम के लिए पढ़ा होगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जी को प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, चुना गया था।
और ये प्रस्ताव दरअसल पंडित नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त थे, उनके प्रस्तावों के माध्यम से ही इनको चुना गया था। चलिए तो व्याख्या देखते हैं कि देश की स्वतंत्रता के बाद 15 मई 1952 में पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में गणेश वासुदेव मावलंकर को चुना गया। उनका जन्म कब हुआ था? 1888 अर्थात 1888 में गुजरात के बड़ौदा में हुआ था और 26 नवंबर 1949 में वह अस्थायी संसद के क्या थे? अध्यक्ष भी थे। तो ये सारे इतने फैक्ट हैं, ये सारे आप लोग क्या कर लीजिएगा? रेडी कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहां पर आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, या फिर लखनऊ, या फिर वाराणसी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंदौर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात नई दिल्ली, यानी कि भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार का तीसरा सत्र अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र नई दिल्ली में 13 मई से 14 मई 2024 के मध्य में, डेट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, के मध्य आयोजित हुआ। और इस जो है संयुक्त व्यापार में कई प्रकार के जो है व्यापारिक जो है समझौते किए गए हैं, अलग अलग जो है प्रोडक्ट को लेकर के, यानी अलग अलग सामान को लेकर के। ठीक है, जिसमें से बहुत प्रकार के सामान आएंगे जिनको लेकर के दोनों बीचों के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य के से, यानी कि उसके दृष्टिकोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में पहली फ्लोटिंग सौर परियोजना के तहत सोलर प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं, ए जसपुर में, या फिर दुर्ग में, या फिर रायपुर में, या फिर बिलासपुर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्ग में जो है अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की पहली फ्लोटिंग सौर परियोजना का जो है वहां पर क्या हुआ? अनावरण हो रहा है। ठीक है, आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में पहली फ्लोटिंग सौर परियोजना के तहत सोलर प्लांट दुर्ग जिले में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यह योजना भिलाई स्टील प्लांट, जिसको हम लोग बीएसपी बोलते हैं, के द्वारा अपने कार्बन पदचिह्न में सुधार के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। कार्बन पदचिह्न जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। क्या बोलते हैं? कार्बन फुटप्रिंट। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, ये आपके लिए टास्क है। आप लोग कार्बन फुटप्रिंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके पीसीएस प्री, यूपीएससी प्री, साथ ही साथ में अदर स्टेट पीसीएस और आपके मेंस के लिए भी कार्बन फुटप्रिंट अर्थात कार्बन पदचिह्न क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका टास्क है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, इसके अलावा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, यह भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एलिस मुनरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। हाल ही में एलिस मुनरो का निधन हो गया है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कब मिला था, यह आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2008, या 2009, या 2010, या फिर 2011। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2009 में जो है एलिस मुनरो को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। एलिस मुनरो का मई 2024 में निधन हो गया है, यानी कि इसी मंथ। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? कनाडा में हुआ था। वर्ष 2009 में उन्हें अंतरराष्ट्रीय जो है बुकर पुरस्कार मिला। इसको यहां पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। साथ ही साथ में वर्ष 2013 में इन्हें, यानी कि एलिस मुनरो को क्या हुआ था? साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। यह पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी का निधन हो, किसी की जयंती मनाई जाए, तो उनको कौन कौन से पुरस्कार या सम्मान उनको मिले हैं, उन पुरस्कारों और सम्मानों के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी होनी चाहिए। तो ये दो पॉइंट जो है आपके क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है। अब आज आपका प्रश्न है कि जिसका उत्तर आपको देना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आपका प्रश्न है, ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 2024 की थीम क्या है, और जिसका उत्तर आज के ही वीडियो में क्या है? मेंशन है। तो ऑप्शन आपके ए परिवार और पर्यावरण थीम है, या फिर बी ऑप्शन परिवार और समाज
थीम है इसकी, या फिर परिवार और जलवायु परिवर्तन थीम है इसकी, या फिर परिवार और विश्व इसकी थीम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न आज के वीडियो से कौन सा बनेगा। तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है मुख्य परीक्षा का कि मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज तथा शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका पर टिप्पणी करें। ये क्वेश्चन आपका GS4 यानी कि इथिक्स वाले पेपर में जाएगा, इथिक्स में। ठीक है, तो किस प्रकार से मूल्य विकसित करने में परिवार की भूमिका होती है, यही आपको लिखना है। इसका उत्तर आप लोग अपने घर पर, अपने रूम पर लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सारे प्रश्न जो है इसको आप लोग मुख्य परीक्षा के कंटेक्स्ट से आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रॉपर वीडियो। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नए जो है लेक्चर के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।